Hello everyone, welcome to Civil Staff IAS and welcome to Atulya Batch. Now this is a free mains UPSC initiative जो कि हमारे Civil Staff IAS ने लिया है and basically यहाँ पर आपको GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 and GS पेपर 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाया जाएगा and today we'll be starting with society. Again, society most important topic, आपको हर साल कम से कम 2 से 3 सवाल सोसाइटी से देखने को मिलते हैं GS पेपर 1 के एंड वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट्स अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, प्लस इट इज मच इजियर दैन द क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट फॉर हिस्ट्री और यू कैन से आर्ट एंड कल्चर और यू कैन से पोस्ट इंडिपेंडेंस. सो जीएस पेपर 1 में ये डुएबल सेक्शन आपको देखने को मिलता है. बट आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करती है कि अगर आप उसकी स्ट्रक्चरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो आपको सोसाइटी के क्वेश्चंस में हमेशा डिफिकल्टी फील होगी. सो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आपको सोसाइटी के लिए कैसे अप्रोच करना है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, सो वैल्यू एडिशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी. राइट, सो बाय एंड बाय आपको पता चलेगा किस तरह से हम सेशंस को अपहोल्ड करेंगे एंड बेसिकली ये जो आपके सेशंस रहेंगे ये आपके यूपीएससी मेंस के मार्क्स को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो दिस इज आवर यूपीएससी मेंस वैल्यू एडिशन विच इज सोसाइटी. ना सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं बच्चे 4 या 5 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं. सो यू कैन सी पहला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. देखो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफी बड़े, काफी आपको देखने को मिलता है, डेप्थ वाली नॉलेज आपको देखने को मिलती है. सो बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पर क्या रहेगा, जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसकी हम एक तरह से थीम्स को पहले जज करेंगे, किन थीम्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे दैट वी विल डिस्कस दीज. अब कुछ क्वेश्चंस की जो थीम्स रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. प्लस कुछ PYQs जिसकी थीम्स आज भी रेलेवेंट है वो थीम्स को भी हम जरूर पिकअप करेंगे एंड इवन कई जगह आपको देखने को मिलेगा हम सेम क्वेश्चंस को रिपीट भी करेंगे. जैसे कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, तो उस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम PYQ से लेंगे और उसी से वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे. राइट, सो बेसिकली दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू प्रिपेयर. राइट, सो जो भी यूपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, सो रिजल्ट आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप यूपीएससी मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे. देखिए अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये जो सीरीज है ये आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगी. राइट, सो इन एनी सेंस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड एज यू नो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है बच्चे ये मेंस को डेडिकेट करने के लिए ही होता है. राइट, सो इन एनी सेंस यू हैव टू प्रिपेयर द मेंस. सो मेंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो भी हम आपको सिखाएंगे. राइट, ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं हाउ दिस सीरीज वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. सो फर्स्टली ये कन्वीनियंट है जिससे कि आप पूरा अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे ना. जो भी आपको डिफिकल्टी आती है फाइंडिंग द टॉपिक्स में तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक इफेक्टिव वे में दे रहा है. राइट, सो किस तरह से अप्रोच करेंगे हम वो भी देखेंगे. सो इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मर्ज करके पूछे जाते हैं. राइट, सो दैट इज अ चैलेंज है ना, क्योंकि आप अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत स्टैटिक है बच्चे, आपको पता है कि टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरलिंकेजेस बहुत है. आपको बहुत सारे PYQs ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर इकोनॉमी को मर्ज किया गया है सोसाइटी से, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी डायनेमिक. राइट, सो आप एक्चुअली में इंट्रोडक्शन कहां से कर सकते हैं, क्रिस्प डेफिनेशंस. सो जो भी कीवर्ड्स हमारे सिलेबस में लिखे हैं उन कीवर्ड्स की डेफिनेशंस को बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जा सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट द सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स की मतलब क्या है कि जब हम बॉडी लिख रहे हैं तो उसमें सब हेडिंग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम आने वाले अपने सेशंस में भी देखेंगे. राइट, टू सम अप फॉर अ गुड आंसर अंडर द सोसाइटी टॉपिक यू नीड अ शॉर्ट डेफिनेशन, statistics which is the facts, explanation, exploration of wide dimensions बहुत सारी आप डालिए, subheadings and replicate the terms in the question. ठीक है, so this is to sum up हम सोसाइटी के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं.
सो आप देख सकते हैं हम 22 2024 आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इवन देखो जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू एनालाइज द पीवाईक्यूज एंड द थीम्स। नाउ व्हाट आर द थीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट। जैसे दिस इज गुड क्वेश्चन, देखो तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी थीम क्या है बच्चे, जेंडर एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है, राइट। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे आपको 2024 में आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कैन यू इमेजिन, यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सोसाइटी। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो सोसाइटी का टॉपिक है ना, है छोटा इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन ये वास्ट बहुत ज्यादा है, डायनेमिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी इंटरलिंकेजेस आपको दूसरे थीम्स के साथ देखनी होती है। सो बेसिकली आप थीम्स देखिए, थीम्स है मैरिज एंड सोशल स्ट्रक्चर, फिर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, कैन यू सी गवर्नेंस को भी मर्ज किया गया है। रीजनल डिस्पैरिटीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, जेंडर एंड माइग्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, मेंटल हेल्थ एंड जेंडर, चाइल्ड सोशलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी से भी सोसाइटी के क्वेश्चंस को मर्ज किया गया, जो आज भी हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। So again, the technology has been merged with society topics. Ancient Indian society को major merge किया गया। Can you see Vedic society के बारे में पूछा गया है, लेकिन question पढ़िए, do you think some of the features are still prevailing in the Indian society? So basically they are merging ancient society with Indian society, right? So urbanization and inequality, caste and identity, economy and communalism, work, culture and family, urban growth and consumption, tribal studies, सेक्टेरियनिज्म एंड आइडेंटिटी, सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। तो कैन यू सी इट इज ऑल मर्जिंग। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, नहीं, आपको जो टॉपिक है वो मर्ज करता हुआ दिखता है किसी और सब्जेक्ट से। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल कि आप उसको एक इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करें, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स, 2020 तक आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको थीम्स क्लैरिटी हो जाएगी कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यू कैन दैट वे प्रिपेयर योर आंसर्स, राइट। ओके, सो हमारी अप्रोच क्या रहेगी बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डायरेक्टिव्स एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स। ना इंट्रोडक्शन हम कोशिश करेंगे जहां पर जरूरी हुआ वहां पर हम डेफिनेशन बेस्ड करेंगे। देखो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो 3 बेस्ड हो सकती है, डेफिनेशन बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और कोट बेस्ड, राइट। सो हम तीनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, एंड इवेंचुअली जहां पर हम इंट्रोडक्शन एज डेफिनेशन बेस्ड करेंगे वहां पर वैल्यू एडिशन में आपको कोट की सहारा भी दिया जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू एडिशन में आपको ऑलमोस्ट होलिस्टिक थिंग्स जो क्वेश्चन में नहीं भी पूछ रखी उससे भी रिलेटेड, अगर उस थीम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ कोट्स इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल बी एडिंग इन द वैल्यू एडिशन मटीरियल, राइट। सो मेन बॉडी आ जाएगी, उसके बाद बच्चे यहां पर वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिलता है। सो आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू वुड बी सीइंग दिस वैल्यू एडिशन, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल। मान लो देखो क्वेश्चन तो सेम नहीं आएंगे, जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं अब आपको लगे भाई वो सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो तो नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसकी जो वैल्यू एडिशन है, उसकी जो इंट्रोडक्शन है, मान लो आपको डेफिनेशन बहुत पसंद आई तो आप डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, राइट। सो लास्ट कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन की बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? This is a question, 2024 का question है, but this theme is very important, which is gender development, right? इस पे question, high chances that the questions can be asked. So इसीलिए हमारी कोशिश क्या रहेगी बच्चे, again हम इसकी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो देखें ही, वैल्यू एडिशन भी करने की कोशिश करें, राइट। सो आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे, द क्वेश्चन आस्क फॉर अ कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन, एक कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन आपसे मांग रहा है 3 की जेंडर रिलेटेड टर्म्स में। सो एंड देन एग्जामिन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, भाई जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इन 3 की टर्म्स में वो कैसे है,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। दैट इज वाई हम हर क्वेश्चन के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन देंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्योंकि अगर आप अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखेंगे, देखो फ्लारी लैंग्वेज जितनी मर्जी लिख लो, क्या आपको लगता है उससे हमें मार्क्स मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखे, मतलब जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जब तक आप उसको मीट नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे, राइट। सो हमारी कोशिश है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन से पहले एक्सप्लेन किया जाए कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, राइट। डायरेक्टिव की अगर बात करते हैं, डिस्टिंग्विश एंड एक्सप्लेन आपको देखने को मिलता है। कीवर्ड्स यहाँ पर जो यूटिलाइज हुए हैं, इट इज जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट। कैन यू सी, 3 टर्म्स की बात करी गई है, इक्वालिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोग्राम डिजाइन। सो बेसिकली ये कीवर्ड्स को एड्रेस करते हुए अपने अपना आंसर लिखना है। सो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इट इज ट्रीटिंग ऑल जेंडर इक्वली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस। और जेंडर इक्विटी की अगर बात करते हैं तो इट गोज अ फर्दर स्टेप, राइट, एक्नॉलेजिंग दैट डिफरेंट जेंडर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड बैरियर्स। सो इक्विटी क्या है बच्चे? इक्विटी वो चीज है जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दी जाए। तो स्पेसिफिक नीड्स को केटर करने के लिए हम जेंडर इक्विटी यूज करते हैं। और जेंडर इक्वालिटी क्या है? सभी को बराबर देखा जाए। तो इक्विटी लीड्स टू इक्वालिटी। जब तक इक्विटी नहीं होगी सोसाइटी में, तब तक आप इक्वालिटी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्लैरिटी है? सो मेन बॉडी की अगर बात करते हैं बच्चे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यूएन विमेन आप यहां पर देख सकते हैं, वो एक तरह से डिफाइन करता है एम्पावरमेंट को एज अ की इन अचीविंग इक्वालिटी एंड थ्रू इक्विटी। एज आई टोल्ड यू, इक्विटी के थ्रू ही आप इक्वालिटी अटेन कर सकते हो, ये यूएन विमेन ने ही बोला है। और अगर आपके पास इक्वालिटी है तो एम्पावरमेंट की बात आप कर सकते हो ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे 15 क्लॉज 3, जहां पर स्पेशल प्रोविजंस स्टेट बना सकता है, अलाउस फॉर एफर्मेटिव एक्शंस टू सपोर्ट विमेन, राइट। मेन बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर क्योंकि की टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए बात की है, तो आप जेंडर इक्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जेंडर इक्विटी को और विमेन एम्पावरमेंट को। 3 की टर्म्स हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना। दीज की टर्म्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, दैट इज व्हाई वी आर रिपीटिंग दिस PYQ। व्हाई? बिकॉज दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे जेंडर पे क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा होगा नहीं, राइट। तो जेंडर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट की बात लिख सकते हैं। तो आराम से आप यहां पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाई इंपॉर्टेंट इन प्रोग्राम डिजाइन? क्योंकि हमारा चौथा कीवर्ड क्या था कि प्रोग्राम डिजाइन में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, हम टारगेटेड बेनिफिशरीज टारगेट कर सकते हैं ना। विमेन को हम एज अ वल्नरेबल सेक्शन जानते हैं। अब क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शन है, तो हमें अगर उनके लिए टारगेटेड स्पेसिफिक स्कीम चलानी है, तो उसके लिए दिस इज वेरी क्रूशियल। नंबर 2, इंप्रूव्ड आउटकम्स। ऑब्वियसली बात है, अगर हम उनके लिए स्कीम लेके आएंगे, टारगेटेड अप्रोच रखेंगे, तो आपको बेटर आउटकम्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबल अलाइनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू SDGs। ना SDG 5 का मेन एम क्या है? इट डायरेक्ट्स एट जेंडर इक्वालिटी। अब इसके लिए भी इट इज वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूज। अब जुडिशियसली आप यूटिलाइज कर पाओगे, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होगी, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन देख सकते हैं बच्चे, कोट लिख सकते हैं हम। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू सी आफ्टर एवरी क्वेश्चन, व्हिच इज वैल्यू एडिशन। नाउ वैल्यू एडिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन यूटिलाइज दीज एग्जांपल्स और द कोट्स इन वेरियस आंसर्स। बहुत सारे आंसर्स में आप इसको कोट को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इक्वालिटी इज गिविंग एवरीवन अ शू, इक्विटी इज गिविंग एवरीवन अ शू दैट फिट्स, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो जैसे इन अ सोसाइटी मार्क्ड बाय हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, ensuring equity becomes more vital than equality। जैसे हमारी सोसाइटी है, अब हमें पता है जो वुमेन है वो डिसएडवांटेज पे आपको देखने को मिलती है, वल्नरेबल देखने को मिलती है, तो उनके लिए भाई इक्विटी इंपॉर्टेंट है रादर देन इक्वालिटी, राइट। तो एग्जाम्पल आप आराम से यूज कर सकते हैं। सो यूज इन इंट्रोडक्शन और द कंक्लूजन्स, और पर्पस आप बता सकते हो टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इक्वालिटी एंड सब्सटैंटिव इक्विटी, तो वहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ही जजमेंट्स यूज कर सकते हो, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसको हम विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, इट हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट। सो इन एनी सेंस यू कैन यूटिलाइज दीज जजमेंट्स ऑल्सो। सो आपके आंसर को भार मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं वेट मिल जाएगा। वेट का मतलब क्या है भाई? कल आप यहाँ पर बोल रहे हो कि ओके हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भाई आप एविडेंसेस शो करो कि हाँ देखो ऐसा हुआ है। जैसे विशाखा गाइडलाइंस की अगर बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस करी थी। क्या कह के कि आपको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट
एट वर्क प्लेस बनाना चाहिए, जो कि बना भी 2013 में आपको देखने को मिला, राइट। सो आप देख सकते हैं विशाखा गाइडलाइंस 1997 मार्क द वाटरशेड moment in ensuring gender sensitive workplaces, laying the basis for POSH Act, right? So examples how can you utilize, even committees का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट रेकमेंडेड स्ट्रॉन्ग लीगल मेजर्स आफ्टर द निर्भया गैंग रेप केस जो आपको देखने को मिला। तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आता है वुमेन सेफ्टी पे, लीगल रिफॉर्म्स पे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, तो यू कैन easily use this committee which is जस्टिस वर्मा कमेटी। क्लैरिटी है, इवन मेजर रिकमेंडेशंस भी दे रखी हैं बच्चे, आप इजीली इसको कोट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये जो आपकी सीरीज है ये आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट 110% करेंगी अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि आपको थीम्स, मेजर थीम्स बताते हुए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन दे एंड इवेंचुअली आपको वैल्यू एडिशन के लिए प्रिपेयर करें कि कल को अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कहां पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इवन एवरीथिंग इज सेड हियर, यूज इन, आपको ये भी बता रखा है कि आप कहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, पर्पस क्या है, मेजर रिकमेंडेशंस क्या होंगी इस कमेटी की। तो एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर यू, आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हुए अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है, दैट इज द की टर्म, राइट। ओके, नाउ द कंक्लूजन, women are not homogeneous or passive group for India to become a just and developed society. Gender sensitive programming is indispensable, भाई हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, right? Gender equity is not a concession but an investment in national development. Very important. Now this is a key term. देखो कंक्लूजन हमेशा 2 से 3 लाइनों की होनी चाहिए, बहुत बड़ी कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। सो आपको इंपैक्ट बनाना है, अब वो इंपैक्ट आप एक स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, जैसे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जेंडर इक्विटी इज नॉट अ कंसेशन। आप कोई दया नहीं कर रहे हैं, देखे अगर आप जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं तो कोई सोसाइटी इस पे दया नहीं कर रही है, क्या है ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नाउ दिस इज अ की टर्म दैट यू कैन यूटिलाइज एनीवेयर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो यूथ पे क्वेश्चन आए, अगर हमारी यंग जनरेशन पे क्वेश्चन आए तो आप यही बोलोगे कि भाई अगर हम यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं वो कोई कंसेशन नहीं है, वो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, किसमें, नेशनल डेवलपमेंट। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहां तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैरिज एंड डेवलपमेंट पे भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो अगेन थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट्स विद सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड, बट दिस इज लेस ट्रू फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस। ना इट इज सेड कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस तो आपको प्रोमिनेंटली राइज होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस आज भी मिनिस्क्यूल हैं, बहुत कम है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है, सभी को क्वेश्चन समझ आएगा, लेकिन लिखना क्या है, दैट इज द की टर्म, राइट। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको कंपेयर करना है सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड ट्रेंड्स इन इंटरकास्ट and inter-religious marriages. This is what you have to address in the question. This is the understanding of the question. ठीक है कि भाई आपको कंटेंट लिखना क्या है। डायरेक्टिव बच्चे यहाँ पर डिस्कस है। कीवर्ड्स की अगर बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर-रिलीजियस मैरिजेस एंड सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी। नाउ दिस क्वेश्चन डिमांड्स यू टू राइट द फैक्ट, क्योंकि आपको अपने आंसर में वेट चाहिए जब आप अपने एविडेंस से शो करोगे कि भाई देखो इंटरकास्ट मैरिजेस तो राइज हो गई हैं, लेकिन आज भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस कम है, तो कैसे शो करोगे, फैक्ट से। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज पर इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे अराउंड 5% ऑफ मैरिजेस आर इंटरकास्ट बट ओनली 2.2 आर इंटर रिलीजियस, राइट। सो वाइल कास्ट बाउंड्रीज आर स्लोली एरोडिंग, इससे पता चलता है कि भाई कास्ट बाउंड्रीज तो इरोड हो रही हैं विद एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन, लेकिन जो रिलीजियस बाउंड्रीज हैं आज भी दे रिमेन मोर रिजिड। ठीक है, तो इसी से पता चल जाता है आपकी इंट्रोडक्शन आसान हो गई, फैक्ट बेस्ड आपने इंट्रोडक्शन कर दी। मेन बॉडी की अगर बात करते हैं तो कैसे जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो इंक्रीज करी हैं। पहला तो अर्बनाइजेशन एंड एनोनिमिटी, उसकी वजह से आपको इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा देखने को मिल रही हैं। नाउ एज यू नो बच्चे, अर्बनाइजेशन की वजह से नोबडी केयर्स कि आपकी कास्ट कौन सी है। आपकी अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अर्बन सेक्टर्स में जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी पे आपको जॉब मिलती है, ना कि आपके कास्ट पे, राइट। सो अर्बनाइजेशन और एनोनिमिटी की वजह से आपके इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रहे हैं। दूसरा एजुकेशन और प्रोफेशनल इंटीग्रेशन हो गई है, जिसकी वजह से इगैलिटेरियनिज्म आपको देखने को मिल रहा है।
सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हो गई है, चेंजिंग एस्पिरेशंस और मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से आपको देखने को मिला है कि लव बेस्ड मैरिजेस आर नाउ मोर कॉमन, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गया, सिनेमा हो गया ना, यहाँ पर इट हैज बिकम वेरी कॉमन, राइट। सो जैसे एग्जाम्पल, movies like Sarat and Article 15 reflect both the possibility and resistance to intercaste unions. So आपको एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है, जैसे सरात हो गई और आपको आर्टिकल 15 जो देखने को मिली, जहां पर एक पूरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, राइट। सो अगेन दीज मूवीज हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन यू, राइट। सो एग्जाम्पल्स के साथ कोट कीजिए, एग्जाम्पल जो है दैट आर वेरी क्रूशियल, राइट। नाउ व्हाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस फेस मोर रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों है? सो परसीव्ड थ्रेट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। अब रिलीजियस आइडेंटिटी, जैसे अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। तो कलेक्शन में जब रहना है, जब सोसाइटी में रहना है, तो आपको लगता है कि अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करेंगे तो सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा, राइट। मॉरल पॉलिसिंग और सोशल अपस्टैंडिज्म आपको देखने को मिलता है, जैसे सोसाइटल स्टिग्मा है, थ्रेट्स एंड इवन वायलेंस आपको देखने को मिला है। टेक द एग्जांपल ऑफ लव जिहाद, राइट। ऐसे ही फैमिली ऑनर एंड रिचुअल इनकम्पैटिबिलिटी। सो आप देख सकते हैं अगर रिचुअल इनकम्पैटिबिलिटी है, अब क्योंकि रिचुअल्स बहुत डिफरेंट होते हैं दोनों रिलीजन्स में, तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि वहां पर इनकम्पैटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ऐसी पॉलिटिकल और मीडिया सेंसेशनलाइजेशन, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंसेस 2020 आपको देखने को मिलता है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में क्या किया गया है, एक तरह से मॉरल पुलिसिंग या मीडिया सेंसेशनलाइजेशन की वजह से आपको इंटर रिलीजियस मैरिजेस और भी स्टिग्मेटाइज देखने को मिलती है, राइट। सो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट आपको देखने को मिलता है 1954 में। इसका पर्पस ही क्या था, जो सिविल मैरिज है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स या कास्ट कर सकते हैं। की चैलेंजेस की अगर बात करते हैं, 30-day पब्लिक नोटिस टू द मैरिज रजिस्ट्रार इनवाइट्स हरासमेंट फ्रॉम द फैमिलीज, विजिलेंट ग्रुप्स एंड मीडिया, ठीक है। ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक डिले और डिस्क्रिशनरी पावर आपको देखने को मिलती है, लैक ऑफ लीगल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इवन देयर इज अ स्पेसिफिक एक्ट, लेकिन फिर भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब वैल्यू एडिशन अगेन ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए, हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लेकिन वैल्यू एडिशन किसके लिए, अगर ऐसी थीम पे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस थीम से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, तो आप यहां पर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। केस स्टडी, जैसे अब बच्चे आपको हादिया केस देखने को मिलता है 2018 में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया था, दैट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो राइट टू मैरी वाज अंडर आर्टिकल 21। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं, रीअफर्म द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन मैटर्स ऑफ मैरिज, ठीक है। ऐसी जजमेंट आपको देखने को मिलती है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर भी वर्डिक्ट रहा है कि भाई हेल्ड दैट इंटरकास्ट मैरिजेस आर नॉट इलीगल और इमोरल, इलीगल या इमोरल नहीं है, ठीक है। स्टर्न एक्शंस लेने चाहिए अगर कहीं पर भी आपको ऑनर किलिंग देखने को मिलती है। सो इंटरकास्ट कपल्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। स्कीम्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम आपको देखने को मिलती है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, यू कैन ऑल्सो रीड, बट अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्कीम का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वैल्यू एडिशंस दैट यू कैन डू। ना बोनस एडिशंस आप देख सकते हैं, अगर हम NFHS 5 की बात करते हैं, सो आपको देखने को मिलता है ओनली 5% ऑफ द मैरिजेस आर इंटरकास्ट, लेस देन 2.2 आर इंटर रिलीजियस मैरिजेस, राइट। सो डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे प्यू रिसर्च रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 84% ऑफ इंडियन एडल्ट्स बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन फ्रॉम मैरिंग आउटसाइड देयर रिलीजन, राइट। सो अगेन डेटा रिसर्च आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात करते हैं। अदर रिलेटेड स्कीम्स की अगर बात करते हैं, जैसे तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र ऑफर एडिशनल कैश इंसेंटिव्स और हाउसिंग बेनिफिट्स फॉर इंटरकास्ट कपल्स, राइट। सो ये केस स्टडीज को भी आप यहां पर कोट कर सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू एडिशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। नाउ अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे, आपको डिफरेंशिएशन बतानी है बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी, राइट। और यहाँ पर डायरेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन और एनालाइज है। अगर कीवर्ड्स की बात करते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी और सीरियसनेस की बात की गई। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी क्या है बच्चे, नेचुरल वैरायटी इन लैंग्वेज, कल्चर, फूड, कस्टम्स। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है दैट इज द टर्म डाइवर्सिटी। डिस्पैरिटी की अगर बात करते हैं, इट इज ऑन द अदर हैंड इज द इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ सेंटर्स, जो कुछ सिटी एरियाज, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन आपको वहां पर मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप देखने को मिलता है। टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जहां पर दिल्ली आपको देखने को मिलता है
अगेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन आउटसाइड दिल्ली आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट नहीं है. दिस इज डिस्पैरिटी. ये क्या है? डिस्पैरिटी. राइट. सो डाइवर्सिटी वर्सेस डिस्पैरिटी, आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पर बतानी है. जैसे अगर हम डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो ये अनइक्वल एक्सेस आपको देखने को मिलता है रिसोर्सेज, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज में, जिसकी वजह से इश्यूज है. आज भी आपको छत्तीसगढ़, झारखंड में नक्सलिज्म इतना एक्टिव क्यों देखने को मिलता है? दो कम हो गया है, लेकिन आज भी एक्टिविटी है. राइट. वो क्यों है? रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से. राइट. सो दोनों को एड्रेस करना जरूरी है. तो आप देख सकते हैं स्फीरिटी ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया. जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की अगर बात करते हैं, सो आप देख सकते हैं स्टेट्स लाइक बिहार कंटिन्यू टू रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम बिलो 50,000, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो 2 लाख हो चुकी है. तो रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है. ऐसी हेल्थ डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है. जैसे आईएमआर और एमएमआर की बात करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दे हैव हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम तमिलनाडु, केरला की बात करते हैं तो वहां पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है. एजुकेशनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है. लिटरेसी गैप्स बहुत ज्यादा है. केरला की अगर बात करते हैं 94% लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन यही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 70% है. तो रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत है. अब देखो क्वेश्चन में तो सिंपल क्या था? डिस्टिंक्शन. लेकिन अगर आप डिस्टिंक्शन लिख के आओगे, एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे, तो इन एनी सेंस आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स आर वेरी क्रूशियल. वैलिडेशन की अगर बात करते हैं तो बच्चे कमिटीज का नाम लिख सकते हो. जैसे पंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एम्फसाइज्ड द नीड टू रिड्यूस इंटर स्टेट डेवलपमेंटल गैप्स. जो इंटर स्टेट डेवलपमेंटल गैप्स आपको देखने को मिलते हैं उसको कम करने की बात की है. किसमें? पंची कमीशन में. स्कीम की अगर बात करते हैं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2018 में, ये एक तरह से रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए ही लाया गया था. कोर्ट की अगर बात करते हैं तो कोर्ट यहां पर लिख सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी मस्ट बी मैच्ड बाय इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी. सो दिस वाज सेड बाय अमर्त्य सेन. केस पॉइंट की अगर बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन हैज रेकमेंडेड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, है ना. सो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी यहां पर दिया जाना चाहिए. तो एक तरह से आप बहुत सारी चीजों को कोट कर सकते हैं. कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो एक इंक्लूजन सेंट्रिक मॉडल होना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट और जो रीजनल डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं उन लूप होल्स को प्लग इन करने की जरूरत है. क्लैरिटी है. सो अगेन क्वेश्चन की थीम्स इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. राइट. ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं. डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative actions envisaged by the constitution. So basically उन्होंने बोला कि भाई देखो कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, है ना. हमने कोशिश की है कि हम इक्विटी प्रोवाइड करें, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करें, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को हम हर चीज प्रोवाइड करें जो उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिला है कि अभी भी उसके फुल बेनिफिट्स नहीं मिले. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है, अब नहीं मिले दैट मींस आपको क्या बताना है क्यों नहीं मिले हैं, है ना. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइंस आइडियल फॉर सोशल जस्टिस. जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 46. यहाँ पर हम मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिक्स में. सो एक तरह से क्या है, ये वेलफेयर स्कीम्स हैं जिससे कि हम वल्नरेबल सेक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं. लेकिन आज भी येट डिस्पाइट दीज एक्सपेंसिव इकोसिस्टम, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, ये आज भी एक्सक्लूशन को फेस करते हैं डिस्पाइट दीज एफर्मेटिव एक्शंस. ठीक है. सो अगेन सक्सेसेस की अगर बात करते हैं तो पहले सक्सेसेस लिख दो, उसके बाद चैलेंजेस लिख सकते हो. तो यहां पर आप देख सकते हैं डेटा के साथ कोट कर सकते हैं. सो चैलेंजेस क्यों फुल रियलाइजेशन नहीं हुआ है. सबसे पहले एलीट कैप्चर विद इन द मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं. सो बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं तो जो एडवांटेजेस हैं बच्चे कौन ले जाता है? द क्रीमी लेयर. तो इस मार्जिनलाइज में भी आपको क्या देखने को मिलता है? एलीट कैप्चर. क्लैरिटी है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है. सो बेटर ऑफ जो सब ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर सारी एडवांटेज ले जाते हैं. दूसरा, पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड लीकेजेस. अब स्कीम चल रही है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? लीकेजेस बहुत ज्यादा है. इसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी. अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास, जो वल्नरेबल सेक्शन में भी आपको जो लोअर क्लासेस देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली में क्या नहीं कर पाती, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती. कॉन्टिन्यूड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलता है. टेक द केसेस आपको देख सकते हैं, द ट्रैजिक सुसाइड ऑफ रोहित वेमुला, दलित पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम हैदराबाद सेंट्रल. सो एग्जाम्पल्स यू कैन कोट आराम से. राइट. नाउ व्हाट आर द वैल्यू एडिशंस दैट वी कैन ऐड. ना वैल्यू एडिशंस की अगर बात करते हैं तो जजमेंट इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर. क्रीमी लेयर का फिलॉसफी यहाँ पर आई थी.
कमीशन की अगर बात करते हैं, काका कलेलकर कमीशन आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, जहां पर उन्होंने सोशियो एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की थी। डेटा की अगर बात करते हैं, जैसे इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट की अगर बात करते हैं बाय ऑक्सफैम, दलित्स एंड आदिवासीज कंटिन्यू टू फेस significant wage gaps and limited access to quality education and healthcare. So again डेटा से आप इसको बैक कर सकते हैं। स्कीम्स की अगर बात करते हैं, बहुत सारी चल रही, जैसे आदिवासी विकास योजना, वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससीज, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, पेनिट्रेशन रिमेन लो बट कैपेसिटी इश्यूज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो आज भी यहाँ पर इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट द कंक्लूजन, जिसमें आप कह सकते हैं एक तरह से जितनी भी स्कीम्स हमने चलाई हैं अभी भी यूनिवर्सल एम्पावरमेंट नहीं हुई है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक तरह से एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस करनी है। वो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस करके ही हम जो भी लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम प्लग इन कर सकते हैं। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। सो डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द मेट्रोपोलिसेस? सो बेसिकली क्वेश्चन है कि अगर अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है तो आपको देखने को मिलता है जहां पर भी अर्बन सेंटर्स आजकल वहां पर स्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। तो बेसिकली दे आर सेइंग क्या अर्बनाइजेशन से और भी ज्यादा मार्जिनलाइजेशन हो रही है? ठीक है, तो आपको ये रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, सो एनालाइज आपको देखने को मिलता है। तो एज आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन प्रोब्स वेदर अर्बन ग्रोथ इन इंडिया इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूशनरी इन नेचर। इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूड कर रहा है इसको? ठीक है, सो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ आप देख सकते हैं द अर्बनाइजेशन इज ऑफन हेल्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत प्रोग्रेस हो गई, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बहुत मॉडर्निटी आ गई, लेकिन जब हम रियलिटी स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन देखने को मिली है। जैसी ही सिटीज एक्सपैंड करी हैं रैपिडली, स्पेशली इन टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, वहां पर जो एडवांटेजेस है ना, जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा अनइवन है, राइट, इवन एक्सक्लूशनरी। आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारे स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, वो एक्सक्लूशनरी डेवलपमेंट है, राइट। सो आप देख सकते हैं स्पेशल सेग्रीगेशन ऑफ पुअर इन अर्बन इंडिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं धारावी मुंबई का, ऐसे ही खुर्दा भुवनेश्वर का, कान्हा जैसे जो कि औरंगाबाद में आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली इवन ये बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तो आपको, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन ये आपको कहां पर देखने को मिलती है? गेटेड कम्युनिटीज, जो आपको लैविश लग्जूरियस कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, वहां पर ये साइड में रिसाइड करते हैं, आउटर स्कर्ट्स में रिसाइड करते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं further master plans often focus on smart growth and infrastructure for the middle or the upper classes. प्रॉब्लम कहां पर है कि इन लोगों के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमारे पास आज सच कोई स्कीम्स नहीं है, राइट। ऐसे ही मार्जिनलाइजेशन इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स। तो आप देख सकते हैं दे आर जनरली व्हाट, दे आर वेस्ट पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, गिग डिलीवरी स्टाफ। सो ये आपको देखने को मिल रहा है कि आज भी ये लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काम कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे ही जैसे एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर, ahead of the G20 summit 2023 in Delhi, large scale slum evictions took place without adequate rehabilitation प्रॉपर ही नहीं की गई, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है ये जो विक्टिम्स हैं ये बेसिक कम्युनिटीज से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी लेवल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मास्टर प्लान एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो टॉप डाउन अप्रोच आपको देखने को मिलती है या टेक्नोक्रेटिक मैनर में दी जाती है। अब जिसकी वजह से ये जो एक्सक्लूजन्स हैं ये आपको देखने को मिलती है, जो स्लम्स हैं या जो ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ये डेवलप नहीं कर पाता है, उन मास्टर प्लान्स में इनका जिक्र होता ही नहीं है। क्लैरिटी है? ठीक है। सो रेंटल हाउसिंग इकोसिस्टम ये भी अंडर डेवलप रहता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज किस लिए किया गया कि ओनरशिप फोकस्ड है, व्हाइल मिलियंस ऑफ अर्बन पुअर रिक्वायर रेंटल एंड ट्रांजिशनल हाउसिंग, है ना, उनको रेंटल बेसिस पे चाहिए, तो वो जो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको प्लग इन करने की जरूरत है। अगेन हम यहाँ पर कहते हैं, अगर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो पॉलिसीज आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे दैट इज स्ट्रीट वेंडर, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 सीक्स टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड राइट्स ऑफ वेंडर्स। ऐसी स्कीम हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अर्बन पुअर को भी एड्रेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा भी लिखा हुआ है, 18 मिलियन यूनिट्स मोस्ट एक्यूटली अमंग द अर्बन पुअर। ऐसे ही अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो आप कोर्ट यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, सिटीज आर नॉट जस्ट ब्रिक एंड मोर्टार बट पीपल एंड देयर डिग्निटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कोर्ट कैन बी यूटिलाइज जहां पर भी आपको अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन देखने को मिले।
राइट। ऐसी डेटा, over 35% of India's urban population lives in informal settlements. ठीक है, so again the data can be utilized. So conclusion आप लिख सकते हैं, so basically हमें transition करना होगा exclusionary, from being exclusionary and market driven to inclusive and rights based. Again this is a key term which can be utilized in different ways. बच्चे urbanization में भी utilize हो सकता है, even जो governmental schemes चल रही हैं उसमें utilize हो सकता है, तो the words can be utilized there. क्लैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज डज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। इलैबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स कोट करने पड़ेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट करता है अबिलिटी टू इवैल्यूएट वेदर कास्ट स्टिल होल्ड्स एक्सप्लेनेटरी पावर इन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर एंड आइडेंटिटी इन इंडिया और इफ इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। ये क्वेश्चन है, क्या आज भी कास्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है या इट हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर, राइट। सो डायरेक्टिव इलैबोरेट है, कास्ट रिलेवेंस और मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बारे में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कास्ट हैज हिस्टोरिकली बीन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर, जो कि इन्फ्लुएंस करता है हर चीज, जैसे बर्थ बेस्ड हायरार्की, ऑक्यूपेशन, सोशल मोबिलिटी, मैरिज अलायंसेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट। सो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आपको देखने को मिली है। मॉडर्न एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो थोड़ी फ्लूइड हो गई हैं, राइट। सो अगेन मेन बॉडी आप देख सकते हैं, डिस्पाइट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which abolished untouchability and long history of affirmative actions and welfare policies, caste continues to structure everyday life. आज भी कास्ट की प्रोमिनेंस है। जैसे रूरल इंडिया की अगर बात करते हैं, आज भी रेजिडेंशियल सेग्रीगेशंस आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे अकॉर्डिंग टू इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ओवर 27% ऑफ हाउस होल्ड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी, आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही ऊना फ्लॉगिंग की अगर बात करते हैं और द रेप एंड द मर्डर ऑफ अ दलित गर्ल, ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है आज भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है। कास्ट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप जैसे सकते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, ये सारी किस बेसिस पे प्ले करती हैं, कास्ट के बेसिस पे प्ले करते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी इसका काफी ज्यादा आपको इंटरमिंगलिंग देखने को मिलती है। टेक द एग्जांपल ऑफ मंडल कमीशन, राइट। ऐसे ही कास्ट एंड एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सो आप देख सकते हैं दलित्स एंड आदिवासीज आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब्स। इनफॉर्मल जॉब्स में आज भी मेजॉरिटी में कौन काम कर रहा है? दीज आर दलित्स एंड आदिवासीज। सो अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, अपर कास्ट डोमिनेंस इन लैंड ओनरशिप एंड प्राइवेट एंटरप्राइज रिमेन स्टक। काफी ज्यादा आपको यहाँ पर इक्विटी इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वेयर कास्ट इज लूजिंग रेलेवेंस, कहाँ पर लूज कर रही है? जैसे कि आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन की वजह से आईटी और बीपीओ सेक्टर में ये जो दलित्स और आदिवासीज हैं ये भी इंटरवीन कर रहे हैं। ऐसे कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलता है। अर्बन अनोनिमिटी की वजह से ये जो और इवन एजुकेशन का स्तर बढ़ने की वजह से ये जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो थोड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं फेड हो गई, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड एक्शंस आइकॉन्स जैसे डॉक्टर अंबेडकर अमंग यूथ सिग्नल्स अ मोर इंसर्टिव दलित कॉन्शियसनेस, राइट। सो इसीलिए आप देख सकते हैं दो आज भी कास्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बट ऐसा क्वेश्चन देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कास्ट की फेडनेस या फ्लूइडिटी डायनामिसिटी के बारे में पूछा गया है, ऐसे थीम्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाई चांसेस की क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राइट। वैल्यूडेशंस की अगर बात करते हैं तो जजमेंट आप देख सकते हैं। इवन रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कंफर्म्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलता है। केस स्टडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की अगर बात करते हैं लाइक शादी.com एंड जीवनसाथी.com रिवील्स द डीप रूटेड नेचर ऑफ कास्ट, है ना, तो वहां पर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलती है इवन इन द एप्स, राइट। ऐसे ही डेटा की अगर बात करते हैं, NFHS 5 shows that caste based disparities persist in sanitation access में आपको देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन लेवल्स, इवन स्कूल कंप्लीशन रेट्स में भी आपको यहाँ पर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। क्लैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट द कंक्लूजन इजी। Why is caste identity in India both fluid and static? Same question, almost same content यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कास्ट कैसे आज एक डीप रूटेड कल्चरल सोसाइटी तो बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका फेड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन अगेन वही है। मेन बॉडी की अगर बात करते हैं, कास्ट एज स्टैटिक, सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल बाउंड्रीज की अगर बात करते हैं, जैसे रिचुअल पैरिटी, एंडोगामी, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन आज भी आपको देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस आज भी, ऑनर किलिंग्स आपको आज भी देखने को मिल रही है। अगर हम कास्ट एज फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर थोड़ा नेगोशिएशन आपको देखने को मिला है, जैसे पॉलिटिकल असर्टिवनेस। सो दलित बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इनकी जो एनहांसमेंट है, इंक्लूजन है, वो पॉलिटिकल लेवल पे भी हुई है। दूसरा सांस्कृताइजेशन। सो एम एन श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर ये देख सकते हैं कि जो लोअर कास्ट है वो अडॉप्ट करते हैं अपर कास्ट के रिचुअल्स को, ड्रेस करते हैं उनकी तरह, तो वहां पर फ्लूइडिटी भी आपको देखने को मिली है। अर्बन अनोनिमिटी की वजह, अर्बनाइजेशन की वजह से, एजुकेशन का स्तर बढ़ने की वजह से आपको देखने को मिलता है जो ये कास्ट है ये काफी ज्यादा फ्लूइड हो चुकी है, ठीक है। सो ऐसे ही एजुकेशन और लीगल एम्पावरमेंट की वजह से आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ को एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी इन रिजिडिटी, को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलती है आज भी, जैसे अ दलित IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर मे एंजॉय अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट इन वर्कप्लेस बट स्टिल फेस एक्सक्लूजन ड्यूरिंग ट्रेडिशनल कम्युनिटी इवेंट्स। अब उसकी पावर है, अथॉरिटी है, वो मान लो एक IAS ऑफिसर बन चुका है भाई, उसकी अथॉरिटी तो है, उसके पास पावर भी है, लेकिन वही अगर सोसाइटी में उसको जाना है तो उसको कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो आपको को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज की अगर बात करते हैं तो लोअर कास्ट फैमिलीज में भी सटली एक्सक्लूडेड है ना, ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है। तो टू रीइंफोर्स वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड फ्रैगमेंट कम्युनिटीज, यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। तो आज भी आपको को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है फ्लूइडिटी और रिजिडिटी में, राइट। वैलिडेशन आप यहां पर बता सकते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट जैसे डोमिनेंट कास्ट थ्योरी, एम एन श्रीनिवास की कोट, वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट इज अ मल्टी हेडेड हाइड्रा, कट ऑफ वन हेड एंड अनदर इमर्जेस, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि भैया अगर आप कट ऑफ कर भी देते हो लेकिन दोबारा जन्म ले लेता है, तभी आपको को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रही है। दो हम कह रहे हैं कि कास्ट फ्लूइड हो चुकी है, लेकिन आज भी इसकी को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, राइट। जजमेंट इंद्रासानी केस आप देख सकते हैं। डेटा की अगर बात करते हैं NFHS, आप डेटा यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द कंक्लूजन, सिंपल, स्ट्रक्चरली स्टैटिक इन सम एरियाज लाइक एंडोगैमी, सोशल एक्सक्लूजन, विलेज हायरार्की, लेकिन कुछ चीजों में फ्लूइड हो चुकी है, जैसे नेगोशिएबल इन अदर्स, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन, यहां पर आपको जो कास्ट है वो फ्लूइड देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन व्हाई सुइसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। सो अगेन अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, सिंपल जेंडर स्पेसिफिक आपको सोशल इशू देखने को मिलता है विच इज लीडिंग टू राइज इन सुइसाइड, राइट। सो उस पर आपने लिखना है। अगेन डेटा आप यहाँ पर कोट करोगे, ऑब्वियसली बात है। सुइसाइड अमंग यंग इंडियन वुमेन पर्टिकुलरली एज 15 to 29 ईयर्स इज राइजिंग पब्लिक हेल्थ एंड सोशल कंसर्न हो चुका है। नाउ अकॉर्डिंग टू NCRB विच इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, आपको देखने को मिलता है मोर देन 40% ऑफ फीमेल सुसाइड विक्टिम्स वर अंडर द एज ऑफ 30। सो 30 साल से पहले पहले उन्होंने सुसाइड किया है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे फैमिली प्रेशर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस आपको देखने को मिलता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, राइट। सो ये आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं जिनको एड्रेस ना करने की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि दिस हैवोक इज राइजिंग, राइट। सो मेन बॉडी की अगर बात करते हैं तो सोसाइटल प्रेशर्स और जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं व्हेन फैमिली ऑनर, मैरिजेबिलिटी एंड कंफॉर्मिटी डोमिनेट देयर लिविंग एक्सपीरियंस, तो इसलिए यहाँ पर सुसाइड का रेट आपको देखने को ज्यादा मिल रहा है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, जैसे मेंटल हेल्थ इज स्टिल स्टिग्मेटाइज्ड, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इंडिया हैज जस्ट 1 साइकाट्रिस्ट पर 1 लाख पीपल, तो इसकी काफी ज्यादा आपको कमी देखने को मिल रही है। हेल्पलाइन एंड क्राइसिस सेंटर्स आर ईदर अननोन और अंडर फंडेड, ऐसे ही राइजिंग एस्पिरेशन एंड श्रिंकिंग स्पेस, सो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है while access to education and awareness has empowered many young women to aspire for their careers, freedom and autonomy, but their families and social surroundings often remain in the traditional culture, right। तो उसकी वजह से आपको एक स्टार्क डिफरेंस की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सुइसाइड्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, राइट। ऐसे ही एंड अनपेड केयर वर्क एंड रोल ओवरलोड की वजह से वो जो डबल बर्डन आपको देखने को मिलता है, घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है, उसकी वजह से भी ये जो सुसाइड्स हैं वो बढ़ रही है। केस स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन रिपोर्टेड a 20% rise in distress calls from young girls indicating increased emotional and physical distress आपको देखने को मिलता है। सो अगेन डेटा से जब आप कोट करोगे तो बैकिंग मिल जाती है, ठीक है, दैट इज वेरी क्रूशियल। नाउ वैलिडेशंस की अगर बात करते हैं तो लॉ स्कीम कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे suicide is not just an individual act, it is a reflection of society's failure to listen, support and protect, very important ना। कहीं पर भी सुसाइड पे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है, ये यंग इंडियन गर्ल्स की बात करेगी है, ऐसी अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, जो
इंप्रेशनेबल एज के हैं, वहां पर भी आपको सुसाइड रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है, दिस कोट कैन बी हेल्ड ऑल्सो देयर, ठीक है, आप वहां पर आराम से लिख सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट यू कैन राइट द कंक्लूजन। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, चाइल्ड कार्डलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। नाउ यू कैन सी कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का ही टॉपिक है, बट यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर सोसाइटी को किसके साथ मर्ज कर रखा है, टेक के साथ मर्ज कर रखा है, कि भाई जो पहले बच्चों के साथ खेला जाता था, अब क्या दे दिया जाता है, मोबाइल फोन दे दिया जाता है। तो इससे क्या सोसाइटल इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या सोशलाइजेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चाइल्ड कार्डलिंग है, फिजिकल अफेक्शन, स्टोरी टेलिंग, ललाबाइज, ये जो चीजें पहले करी जाती थी, आज आपको नहीं देखने को मिल रही हैं। ये एक फर्स्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता था, एक फर्स्ट चैनल ऑफ सोशलाइजेशन होता था, लेकिन आज सोशलाइजेशन किससे कर रहा है, वो फोन से कर रहा है, जो कि सब वर्चुअल है ना, जो अपेरेंटली आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो सोशलाइजेशन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सो कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। अब उसकी वजह से जो बच्चे की सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब कुछ इनहैंस होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब आपको देखने को मिल रहा है, अब पैसिव स्क्रीन एक्सपोजर जैसे बिफोर 5 reduces एक्टिव ब्रेन स्टिमुलेशन, जो एक्टिव ब्रेन स्टिमुलेशन होना चाहिए था, वो एक्चुअली में इंपैक्ट होता है, राइट। ऐसे ही एरोजन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लर्निंग, अब जो सोशल एंड कल्चरल लर्निंग इंटरेक्शन से होती थी, अब आप सब कुछ वर्चुअल कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो इनकी इंटरेक्शन है केयर गिवर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, पीयर ग्रुप से, वो बिल्कुल जीरो एनएल है। तो कम्युनिकेशन स्किल सेटअप कैसे बना पाएंगे, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पोस्टरल डिफॉर्मिटीज, आई स्ट्रेन का इशू, डिस्टर्प्टेड स्लीप साइकिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पुअर मोटर स्किल्स हैं, ओबेसिटी, वीक इम्यूनिटी, इसकी वजह से जो बच्चा है वो काफी ज्यादा सफर करता है। पेरेंटिंग सब्स्टिट्यूशन एंड इमोशनल निग्लेक्ट, अब डिजिटल पैसिफायर दे दिया है। बेसिकली पहले क्या करना पड़ता, अगर बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स को एफर्ट मारना पड़ता है, लेकिन अगर वो रो रहा है तो अब आज क्या दे दिया जाता है, फोन दे दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या बन चुका है, डिजिटल पैसिफायर बन चुका है, टू काम द क्राइम चिल्ड्रन और कीप देम बिजी, है ना। तो इसीलिए इनकी इमोशनल बॉन्डिंग भी क्या हो जाती है, हिंडर होती है। आप जो इमोशनल बॉन्डिंग बना पाते थे अपने बच्चे से, वो अब आप नहीं बना पा रहे हो। क्यों, आपने पैसिफायर क्या दे दिया, डिजिटल पैसिफायर दे दिया, ठीक है। सो इसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एग्जांपल्स एंड रिपोर्ट्स आप कोट कर सकते हैं, जैसे यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट warned against excessive screen exposure in early childhood, emphasizing family interaction as a cornerstone for learning. So again, examples quote कर सकते हो, that is very crucial. Validation की बात करते हैं तो law policy schemes आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें balance out किया गया है digital learning and screen time awareness. Quote again very important, the first school of a child is the lap of a mother. ठीक है, तो वही अगर चला जाएगा तो वो जो इमोशनल EQ है, इमोशनल क्वेश्चन है, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड इवन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, राइट। ऐसे ही सोशियोलॉजिकल इंसाइट आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहम, socialization is the process through which society transmits its culture, a process increasingly disrupted in the screen dominated childhoods. जो हमारे आज के बच्चे हैं वही तो फ्यूचर बनेंगे। अगर आज के बच्चे ऐसे हैं तो फ्यूचर क्या होगा। तो इसीलिए एक तरह से सोशलाइजेशन के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यू कैन राइट द कंक्लूजन, ठीक है। तो हेल्दी सोशलाइजेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर स्टेप्स लीजिए जिससे कि स्क्रीन टाइम्स की अवेयरनेस फैलाई जाए, प्लस पेरेंट्स को एक तरह से इमोशनल बॉन्डिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए, राइट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? अगेन, ये एंशिएंट सोसाइटी और क्या कर रखा है, हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसके साथ मर्ज कर रखा है। सो वैदिक ट्रेडिशंस जो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेवलेंट है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, राइट। सो वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं 1500 to 500 BC आपको देखने को मिलता है, जिसमें अर्ली वैदिक जिसको ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं और लेटर वैदिक पीरियड आपको देखने को मिलता है, which has the foundation in shaping the religious, philosophical, educational and social values of the Indian civilization. From the one system to yagya, ठीक है, and the patriarchal family structure and emphasis on dharma, which is duty, many institutions and values developed during this period continue to echo today also. आज भी इनकी prevalence आपको देखने को मिल रही है. As Swami Vivekananda said, the roots of Indian spirituality lies in the Vedas.
ठीक है। तो आज भी हमारी वैदिक कल्चर जो है वो इनहैंस्ड है, ठीक है। सो वर्ण सिस्टम जो प्रोटोकास्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो आज भी आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिखता है। दो जो ऑक्यूपेशन बेस्ड पहले था अब वो हयाकी बेस्ड हो चुका है, हेरिडिटरी बेस्ड हो चुका है, ठीक है। सो इसीलिए इशू आपको देखने को मिलता है। पैट्रियार्कल और पैट्रिलिनियल सोसाइटीज, सो मेल हेडेड विद प्रॉपर्टी एंड लीनिएज पासिंग थ्रू द फादर्स, लीनिएज आपको देखने को मिलती है। सो आज भी ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है। रिचुअल सेंट्रिक रिलीजन की अगर बात करते हैं, यज्ञ जैसे आज भी कराए जाते हैं, सैक्रिफाइसेस एंड चांटिंग द वैदिक हिम्स जैसे इंद्र, यज्ञ, अग्नि, वरुण, सूर्य, आज भी हम इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऐसी नेचर वर्शिप आज भी आपको देखने को मिलती है। कॉस्मिक ऑर्डर की जैसे जिसको रीटा बोला जाता है, एंड सिंबॉलिक रिचुअल्स वर द की एलिमेंट्स जो कि आज भी हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही गुरुकुल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, दो ये थोड़ा वीकन हो चुका है लेकिन आज भी इसकी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग किनशिप और कम्युनिटी वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। सो कॉन्टिन्यूटीज आज भी कैसे देखने को मिल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे रिचुअलिस्टिक कॉन्टिन्यूटी, यज्ञ आज भी करवाए जाते हैं, हवन आज भी करवाए जाते हैं जो कि हमने वेदास से ही लिए हैं। ऐसे फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। कास्ट लाइक हयाकीज आपको देखने को मिलती हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एक तरह से आप देख सकते हैं जो वैदिक कल्चर में चल रहा था वो आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको डीप रूटेड देखने को मिलता है। वैल्यूडेशन आज जैसे कर सकते हैं कोर्ट से, द रूट्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी लाइज इन द वेदास, दिस इज डन बाय स्वामी विवेकानंद। chanting of यजुर्वेद and ऋग्वेद hymns continues in the temples, weddings and public rituals, जैसे गंगा आरती यहाँ पर भी बोली जाती है। ऐसे ही केस पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो मेनी इंडियन वेडिंग रिचुअल्स लाइक सप्तपदी विच इज 7 स्टेप्स है ना, एंड होम sacrificial fire are directly inherited from the Vedic traditions, right? Sociological insight जैसे लुइस डोमियन्स theory of purity and pollution in Indian society is closely linked to Vedic ritual hierarchies, right? So again conclusion आप देख सकते हैं कि spiritual, social और philosophical bedrock बना हुआ है हमारा Indian civilization, while Indian society has undergone tremendous change, बहुत सारे changes तो introduce होते हुए दिखे हैं लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिच कल्चर पहले वैदिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था उसको आज भी हम लेके चलते हैं साथ, राइट। सो कंक्लूजन वहां से आ सकती है। नाउ दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग दिस। पहला क्वेश्चन है हाउ डज कास्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। नंबर 2 है द रोल ऑफ वुमेन्स मूवमेंट्स इन शेपिंग जेंडर जस्टिस इन इंडिया, हाउ रीसेंट लीगल एंड सोशल चेंजेस एम्पावर्ड वुमेन। तीसरा है what are the major causes of urban poverty in India, suggest sustainable solutions to address the multidimensional aspect of poverty in urban areas. Population growth is not a curse but a resource if harnessed properly. In light of this statement, analyze the demographic dividend and its challenges for India. Examine the impact of globalization on traditional Indian family values and lifestyle. Do you think globalization is eroding India's social fabric? ठीक है, so again आपको मार्क्स भी दे रखे हैं, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का या 15 मार्क का है, तो ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इवन जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन लिखना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन सपोर्ट भी दी जाएगी, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पर इवैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, तो इवैल्यूएशन सपोर्ट भी है, आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड, राइट। सो दिस वाज आवर लेक्चर 1 जिसमें हमने सोसाइटी की थीम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, जिसमें हमने वैल्यू एडिशंस करी हैं। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि थीम्स बच्चे रेपिटेटिव होंगी, क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट थीम्स रेपिटेटिव होंगी, सो जिससे कि आप अपने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड वैल्यू एडिशंस को बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।